आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही यह किशोरी शहर कोतवाली के मंचोभा गांव की रहने वाली है। गुरुवार की सुबह करीब 5:30 बजे 17 वर्षीय सुमन को घर में ही सांप ने डस लिया। परिवार वाले आनंद फानन में उसे लेकर जिला अस्पताल भागे। डॉक्टरों ने देखा और इलाज शुरू किया। चूंकि अस्पताल सरकारी था, लिहाजा परिवार वाले ज्यादा परेशान थे। हालत में सुधार नहीं हो रहा था। कहते हैं जब किसी अपने के ऊपर मौत का साया मंडराता है तो कुछ समझ में नहीं आता। झाड़ फूंक को भले ही अंधविश्वास कहा जाता हो, लेकिन परिजन भाग कर गए और झाड़ फूंक करने वाले को बुला लाए। काफी देर तक इसी अस्पताल में झाड़ फूंक चलती रही। आसपास के मरीज, उनके परिजन सारा दृश्य देख रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर इंजेक्शन भी लगाया जा रहा था। अस्पताल में दवा इलाज की जगह झाड़ फूंक चलने की बात जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर जीएल केशरवानी से पूछी गई तो उन्होंने यही कहा कि लड़की को जहरीले सांप नहीं काटा है, झाड़ फूंक नहीं, इलाज से ही ठीक होगा। वे लोग संतुष्टि के लिए झाड़ फूंक अस्पताल में करा रहे हैं। ये बच्ची सुबह 5:45 बजे आज एडमिट हुई है। वो सर्प काटने के कंप्लेन पे, तो इस समय उसको सर्प की जो दंश की हैं दवाएं दी गई हैं और पल्स वगैरह तो इस समय ठीक है, लेकिन अभी भी उसको जहर का असर है। वो जो भी है जहरीला सांप ही काटा था। वो जो दिखा रही है उसके दाहिने पैर के अंगूठे के पास में काटा हुआ बाइट का निशान है, लेकिन उसकी स्थिति अभी पूर्णतया खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर केशरवानी ने कहा था कि इलाज से ही ठीक होगा, लेकिन न इलाज, न दवा और न झाड़ फूंक काम आई। मौत को आना था, वही आई। मंचोभा गांव की इस किशोरी की जान बचाने की खातिर परिवार वालों ने बहुत कुछ किया, लेकिन शाम करीब 6 बजे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। न डॉक्टर जान पाए और न ओझा कि कब सबके सामने मौत आई और जिंदगी लेकर चली गई। नगर में संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मंडलायुक्त के रविंद्र नायक सख्त हो गए हैं। उन्होंने संक्रामक बीमारी फैलने की स्थिति में प्रशासकीय अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दिया है। इस संबंध में मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे व्याप्त गंदगी नगरपालिका के शिथिलता का परिचायक है। कहा कि नगर में स्थित अस्पतालों से निकलने वाले कचरे एवं आवासीय क्षेत्र से निकलने वाले कूड़ा करकट को एक साथ सड़कों के किनारे फेंक दिया जाता है, जिससे बदबू फैल रही है तथा संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि मंडलायुक्त द्वारा पूर्व में भी प्रशासकीय अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि प्रतिदिन कूड़ा हटवाएं तथा छिड़काव कराएं, लेकिन अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले यूं नगर पालिका ने सफाई अभियान नहीं चलाया, जिसके चलते स्थिति बस से बदतर होती चली गई। अब देखना यह है कि एफआईआर की चेतावनी के बाद यूं नगर पालिका नींद से जागते हैं या नहीं। भाई बहन के स्नेह का महापर्व रक्षाबंधन नजदीक है। इस बार यह पर्व 7 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए राखियों का बाजार पूरे जनपद में गुलजार हो चुका है। रंग बिरंगी राखियों की दुकानों पर बहनों की भीड़ देखने को मिल रही है। भाइयों की कलाइयों पर अटूट स्नेह का धागा बांधने के लिए पर्व का वह बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जो भाई दूर हैं उन तक वे अपनी राखियां पोस्ट कर चुकी हैं। अपने भाई के लिए राखी खरीद रही सिधारी क्षेत्र निवासिनी प्रतीक्षा मोदनवाल ने कहा कि राखी की इन डोरियों में जो प्यार समाया है वह बहुमूल्य है।
उन्होंने कहा कि यह किसी जाति धर्म का पर्व नहीं अपितु सभी का त्योहार है, हर बहन का हर भाई का पर्व है। यह एक भाई बहन का त्योहार है। ये इसमें हम लोग राखी बांधते हैं। ये एक साल पे आता है। हम लोग इसका वेट करते हैं कि यह कब तक आए, हम लोग राखी बांधा जाए। और हम सोचते हैं कि राखी, हर एक राखी के धागे के डोर में अपने भाई बहन का प्यार होता है, इसलिए हम लोग राखी बांधते हैं अपने भाई बहन को। राखी बांधते हैं तो भाई लोग हमें गिफ्ट देते हैं और उस दिन तमाम तरह की डिशेस बनते हैं हमारे घर पे और हम लोग अपने भाइयों को मिठाई भी खिलाते हैं और भाई लोग हमें हम लोग इस त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और भाई लोग हमें गिफ्ट भी देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि यह त्यौहार बहुत ही अच्छा है और ये सबको मनाना चाहिए। यह किसी धर्म का नहीं है, बल्कि इसे सभी लोगों को मनाना चाहिए। भाई बहन का ये त्यौहार है। मुख्य चौक पर गुलजार राखी की अस्थायी दुकानों से राखी खरीदने यहां आई स्मिता चौरसिया ने कहा कि उन्हें इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्हें रेशम के धागे की राखियां पसंद हैं और अपने भाइयों की कलाई पर वह रेशम की डोरी की ही राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। ये त्यौहार हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ये भाई बहन का त्यौहार है। क्या रेट रहता है इसमें, क्या मांग? ठीक ठाक रहता है। हम लोग तो खुशी रहते हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता है, बस राखी बांधने से मतलब रहता है। चाइनीज राखी के बारे में जानती है क्या? चाइनीज नहीं, हम लोग को तो नहीं। हम लोग को रेशम के धागे वाली ही राखी अच्छी लगती है। कोई मतलब नहीं है। भाई का 1 साल के बाद त्यौहार पड़ता है, हम लोग भाई के लिए बांधते हैं हमेशा। भाई से तो अक्सर लेते हैं, तो महंगाई का कोई मतलब ही नहीं होता है। साल भर का त्यौहार है, हम लोग इंतजार करते हैं कि आएगा राखी और हम अपने भाइयों को बांधेंगे राखी और हम लोग को बहुत उत्साह रहता है भाई को राखी बांधने के लिए, इंतजार रहता है। कहना न होगा कि बहनें अपनी और अपने भाइयों की पसंद को ध्यान में रखकर राखी की खरीदारी कर रही हैं और उन सब की पसंद को ध्यान में रखते हुए विक्रेताओं ने अपनी अपनी दुकानों पर राखियां सजाई हैं। बाजार में 5 रुपए से लेकर 300-400 रुपए तक की राखियां उपलब्ध हैं, जिनमें फैंसी, कार्टून, डोरी और नग वाली राखियों के साथ साथ लाइट वाली राखियों की डिमांड ज्यादा है। राखी हमारे यहाँ 220 से लेके 160 तक, 120, 80, 90, 60, 40, 20, 10 यहाँ तक ही है हमारे यहाँ राखी। क्या डिमांड है? डिमांड अच्छी होती है। डोरी की डिमांड है और राखी जो फैंसी रहती है उसको भी लोग यूज करते हैं, लेते हैं। बहुत लोग सस्ता ले जाते हैं, 10 रुपए का डोरी ले जाते हैं। ऐसे राखी बिकती है। बच्चों को कार्टून है, डोरेमोन है और सब है, जो ये सब है बढ़िया बढ़िया कार्टून बच्चों की लगी हुई है, वो भी ले जाते हैं। बच्चों का ज्यादा सेल होता है। और जो आता है लाइट वाली आती है 45 रुपए की बिकती है, वो भी बिकती है। बच्चों की मांग ज्यादा लाइट वाली रहती है। हाँ। विक्रेताओं ने बताया कि चाइनीज सामानों के बहिष्कार को देखते हुए उन्होंने इस बार चाइनीज राखियां बिल्कुल भी नहीं मंगाई हैं। लिहाजा इस राखी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बहनों की, दुकानदारों की पहल खूब सराही जा रही। चाइनीज राखी हम लोग लाते ही नहीं है, उससे नफरत है हम लोग से। हर बार हाँ, आपकी पारी नहीं है। जनता भी कह रही है कि चाइनीज राखी न दीजिएगा, इंडियन राखी हम लेंगे, इंडिया राखी हमको दीजिएगा। तो हम लोग इंडियन बता देते हैं, चाइना राखी हम बता देते हैं। कोई चाइना राखी नहीं है, सब इंडियन हम लोग रखे हैं। पहले चाइनीज राखी आती थी? हाँ, पहले आता था, अब बंद हो गया है। कोई नहीं लाके बेचता है यहाँ पे राखी चाइनीज। आजमगढ़ में स्वच्छता मिशन के नाम पर चल रही योजनाओं में भ्रष्टाचार की कालिख पोती जा रही है। कई गांवों में शौचालय बनवाने के लिए सरकार द्वारा भेजा गया लाखों रुपया ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक वालों की मिलीभगत से हड़प लिया। अब जांच में ये मामले उजागर होने लगे हैं। ताजा प्रकरण ठेकमा ब्लॉक के भगवानपुर गांव का है। यहां ग्राम प्रधान रामरूप यादव और सेक्रेटरी विकास दुबे ने मिलकर 2,88,000 रुपए का गबन कर लिया है। जांच में भ्रष्टाचार पाए जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्र ने आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी विकास दुबे को निलंबित कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के खिलाफ
एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी दे दिया। शासन प्रशासन की शक्ति के बाद भ्रष्टाचार उजागर हो पाया, क्योंकि ज्यादातर भ्रष्टाचार 2 साल से 3 साल के पहले के हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्र ने एबीसी चैनल को भ्रष्टाचार का यह नया मामला पूरी तरह स्पष्ट रूप से बताया। कहा कि भगवानपुर गांव में 2,88,000 रुपए का गबन हुआ है। जांच में दोषी पाए जाने के कारण ही ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। ये एक्चुअली भगवानपुर गांव है, टेकमा ब्लॉक का। यहाँ पे 14-15 में व्यक्तिगत शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 161 शौचालयों की धनराशि दी गई थी, जिसमें से 137 शौचालय तो इन्होंने निर्माण कराए और उसका ऑनलाइन फीडिंग MIS भी करा दिया है। लेकिन 24 शौचालय ना तो निर्मित हुए, ना तो MIS हुआ और धनराशि यहाँ की आहरित हो गई है। तो 2,88,000 ये धनराशि गबन की श्रेणी में आती है, जिसके लिए हमने अभी यहाँ के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी विकास कुमार दुबे को हमने निलंबित कर दिया है और आज ही पूर्व प्रधान रामरूप यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी विकास दुबे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश संबंधित सहायक विकास पंचायत को उन्होंने दिया। जिला पंचायती राज अधिकारी ने जनपद के सभी प्रधानों से कहा है कि स्वच्छता मिशन को भ्रष्टाचार का जरिया न बनाएं। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की मंशा में अपना सहयोग दें। उन्होंने बताया कि जिले में ODF पर विशेष योजना चलाई जा रही है। हम हर हाल में जिले के प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाएंगे। मई में हमारी एक ट्रेनिंग हुई है, फिर 3 से 7 जुलाई तक एक ट्रेनिंग हुई है, फिर 24 से 8 जुलाई तक एक ट्रेनिंग हमारा 5 दिवसीय हुई है और पुनः हमें अभी 16 अगस्त से भी ट्रेनिंग करनी है और फिर सितंबर में भी हमें ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें हमारे स्वच्छाग्रही निकल के आते हैं और इन स्वच्छाग्रहियों की टीम हम गाँव में भेज रहे हैं। उनके माध्यम से प्री ट्रिगरिंग और मॉर्निंग फॉलोअप की कार्यवाही भी करा रहे हैं। गाँव में निगरानी समितियों का गठन हम करवा रहे हैं। उसमें बच्चों की टोलियां, महिलाओं की टोलियां, पुरुषों की टोलियां, इस तरह से वो टोलियां नियमित रूप से शाम सुबह भ्रमण करके लोगों को खुले में शौच से जाने से मना करते हैं और खुले में शौच से जाने से जो नुकसान है, हानियां हैं, उनके विषय में उनको बताते हैं और खुले में शौच न जाने से जो फायदे हैं उनके विषय में उनकी जानकारी दी जाती है। हम लोग भी समय समय पर जा रहे हैं। मैं खुद मॉर्निंग फॉलोअप कर रहा हूँ। हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय भी इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन हो रहा है और पूरी तरह से हम लोग इसमें लगे हैं कि अक्टूबर 2018 तक हम खुला शौच मुक्त बना लें जनता राज्य। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जिला शिक्षा प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाएगा। इसका अपना एक बाइलाज होगा तथा जिलाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगी। इसके गठन की औपचारिकताएं पूरा करने के लिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने DIOs को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस समिति द्वारा कॉलेज के अवस्थापना संबंधी कार्य तथा लैब, कंप्यूटर एवं अन्य संसाधनों की आपूर्ति की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले के 4 कॉलेज स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़, श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडेसर, किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सगड़ी तथा महाराज इंटर कॉलेज महाराजगंज के प्रशासक जिलाधिकारी हैं। उन्होंने इन चारों कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बैठक कर यहां की कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया है, जिससे कि पठन पाठन का माहौल बन सके। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के तत्वाधान में शुक्रवार को इस जिला स्तरीय महिला संगोष्ठी का आयोजन रैदोपुर क्षेत्र में किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य अलका मिश्रा व विशिष्ट अतिथिद्वय के रूप में उपस्थित रही क्षेत्रीय संयोजिका दुर्गेश नंदनी तिवारी, सह संयोजिका सुनीता श्रीवास्तव ने कार्यक्रम संयोजिका संचिता बनर्जी, भाजपा नेत्री मेनका श्रीवास्तव, मधुबाला अस्थाना के साथ डॉक्टर मुखर्जी व पंडित दीनदयाल के चित्रों पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी को आगे बढ़ाया।
भाजपा नेत्री व समाज सेविका मेनका श्रीवास्तव के द्वारा अतिथियों के स्वागतोपरांत संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अलका मिश्रा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित होने वाले 2 कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की। इनमें एक महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु लगाए जाने वाला चिकित्सा शिविर का कार्यक्रम रहा, तो दूसरा आशा बहुओं व स्वयं सहायता समूहों के लिए आयोजित किए जाने वाला सम्मेलन। दोनों कार्यक्रमों की सफलता के लिए उन्होंने महिला मोर्चा को उत्प्रेरित व मार्गदर्शित किया। उन्होंने बताया कि दोनों कार्यक्रम 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच आयोजित होंगे। 9 सितंबर को प्रदेश के सभी जनपदों में एक साथ चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। महिला मोर्चा को 2 कार्यक्रम दिए गए। एक कार्यक्रम है जिसमें हम महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शिविर लगाएंगे, चिकित्सा शिविर लगाएंगे, और दूसरा कार्यक्रम है आशा बहुओं और स्वयं सहायता समूह के लिए सम्मेलन करेंगे। तो हमारा शिविर तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हमारे सारे कार्यक्रम होने। स्वास्थ्य शिविर जो अभी तक की सूचना है वो 9 सितंबर को एक साथ पूरे प्रदेश में लगाया जाएगा। क्या लक्ष्य है, कितने महिलाओं का लक्ष्य हमारा यह है कि प्रत्येक शिविर में कम से कम हम 300 से 400 महिलाओं को इनरोल्ड करके उनको स्वास्थ्य परीक्षण उनका कर सकें। जिला मुख्यालय लगाया जाएगा? नहीं, हम 2 मंडलों के बीच में एक लगा रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राय शुक्रवार को कई कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और एक दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए एसओ मेहनगर चंद्रभास्कर द्विवेदी और स्वाट टीम के सिपाही विनय सिंह का हाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से बात की तो पता चला कि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर राकेश राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के संकल्प पर ही पुलिस को छूट दिए हैं। अब पुलिस के अफसर दिलेरी के साथ बदमाशों के सफाये पर लग गए हैं। मेहनगर मुठभेड़ में घायल पुलिस के जवान जल्द स्वस्थ हों, हम यही चाहते हैं। भगवान से कामना करूंगा कि वो जल्दी से स्वस्थ हों और इस उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी का सपना है, इस उत्तर प्रदेश के अपराध मुक्त प्रदेश बनाएं, जिसमें एक कड़ी में ये लोग लगे थे और अपराध मुक्त बनाने के लिए जो मुठभेड़ हुआ उसमें ये लोग सफल हुए। ये लोग बधाई के पात्र हैं। मंशा तो क्लियर है, सरकार की मंशा तो यही है कि इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और यहाँ अपराध मुक्त बनाना है। अपराध मुक्त होगा तभी यहाँ विकास हो पाएगा, तभी लोग अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से जी पाएंगे। प्रदेश सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी बताते हुए तमाम कर्मचारी संगठन धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं। इस क्रम में 2 महीने का एक व्यापक जन जागरण अभियान छेड़ा गया है। शुक्रवार को उसी जन जागरण अभियान के अंतर्गत लामबंद हुए कर्मचारियों ने शारदा सहायक खंड 32 के प्रांगण में इस बैठक का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 3 अक्टूबर को लखनऊ में प्रस्तावित विशाल धरने को सभी से सफल बनाने का अपील की गई। बैठक के दौरान 50 व उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग का मुद्दा सबसे गर्म रहा। इसके अलावा पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण व नियमितीकरण से पूर्व उन्हें न्यूनतम 18,000 मानदेय की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने सरकार से यह जानना चाहा कि 50 साल के या उससे ऊपर के कर्मचारियों की ही स्क्रीनिंग क्यों, नेताओं की क्यों नहीं।
एक दिन के लिए भी विधायक सांसद बनने पर नेताओं को पेंशन की सुविधा आखिर क्यों और 60-62 साल की उम्र तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो कर्मचारी 2019 में उसे जवाब देंगे। 50-60 साल का अनुभव बता दे रहे मैं कहना चाहते हैं कि तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में कोई भी विभाग हो, कुछ जगहों पर दो चार कर्मचारी लखनऊ में निकाल दिए गए। ये सरकार था कि 50 साल की लोग बात करते हैं तो विधायक और सांसद को भी 50 साल, मुख्यमंत्री को भी होना चाहिए। आज विधानसभा में 5 दिन शपथ ले लेता है विधायक तो उसको पेंशन मिलती है, और हमारा कर्मचारी 7 साल नौकरी करता है तो उसको पेंशन नहीं देता। ऐसा क्या हो रहा है? जनपद में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए जिले भर में टीकाकरण अभियान चल रहा है। कहीं कागजों पर ही टीका न लग जाए, इसके लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के अफसर चिंतित हैं। शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई जिसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने सभी सरकारी पशु अस्पतालों पर तैनात डॉक्टरों से कहा कि टीकाकरण, पशुधन बीमा, कृत्रिम गर्भाधान समेत सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करें। सरकार की मंशा है कि पशुपालकों तक समस्त सुविधाओं का लाभ हर हाल में पहुंचे। पशुओं में टीकाकरण का कार्यक्रम की समीक्षा, राष्ट्रीय पशुधन बीमा की समीक्षा, कृत्रिम गर्भाधान की समीक्षा, पशुओं की चिकित्सा, बधियाकरण और तमाम अन्य कार्यक्रम जो हमारे विभागीय चल रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक प्रत्येक माह की 4 तारीख को जनपद पे होती है। सारे डॉक्टर्स आज आए हैं, उनकी अलग अलग समीक्षा जो है हम कर रहे हैं कि जो लक्ष्य दिया गया है उसकी पूर्ति के सापेक्ष क्या उनकी प्रगति है, और जो दिशा निर्देश हमारे उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुए हैं वो हम अपने समस्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को अपने स्तर से उनको दे भी दिए हैं, आज मीटिंग में बता भी दे रहे हैं। पशुओं में होने वाले संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, बचाव और प्रयास जो करने चाहिए उसके लिए जनपद में अभी आप देखे होंगे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक राहुल प्रेक्षागृह में 5 दिन सारे प्रधानों की, जनपद के समस्त ग्राम सभाओं के समस्त प्रधानों की एक गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें समस्त विभागीय अधिकारी और गैर विभागीय अधिकारी जो अपने अपने विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों को वहां समस्त जनप्रतिनिधियों के समक्ष बताए हैं। उसमें मैंने भी अपना विभागीय कार्यक्रम बताया और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समस्त पशुओं का वैक्सीनेशन पूर्ण हो जाए अतिशीघ्र ही। लगभग हमने काफी इसमें सफलता भी पाई है। आज जनपद हमारा संक्रामक बीमारियों से इस समय धनगर समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। धनगर समाज के प्रदेश संगठन प्रभारी रामलखन पाल का कहना था कि उच्च न्यायालय, आयोग व शासन ने यह स्पष्ट किया है कि धनगर उपजाति है जिसकी मूल जाति गरेड़िया है जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जनपदों में धनगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ व सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से यह मांग की गई है कि यहाँ के धनगर समाज के लोगों को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए।